दोस्तों आज हम साउथ में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखने वाले हैं जिसका नाम है धूलपेट पुलिस स्टेशन। ये एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है जो आपको एंडिंग तक एंगेज करके रखेगी और बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों वेब सीरीज की शुरुआत में हमें तमिलनाडु के ढोलपेट शहर को दिखाया जाता है जहां पर त्योहार चल रहा होता है और सभी लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें उस शहर के पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस पुलिस स्टेशन को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर भी कोई त्योहार चल रहा हो। इसके अलावा उस पुलिस स्टेशन के सब पुलिस वाले भी वहाँ सब चीजों की पूजा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पुलिस स्टेशन को सजाने के बाद पुलिस स्टेशन में पूजा चलने लगती है और वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर पुजारी बनकर पूजा करने लगता है। तो दोस्तों हम ठीक उसी वक्त सेतुपति नाम के पुलिस कमिश्नर को देखते हैं। वो इस थाने में संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ तो कोई भी कमिश्नर का फोन नहीं उठाता। सभी लोग बहुत बिजी होते हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं कि पूजा में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए फोन नहीं देखते। अब बार बार परेशान होकर कमिश्नर कॉल कर रहा होता है तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है मासानी, वो कॉल रिसीव करती है, उठाकर थाने के एसआई को दे देती है। एसआई कमिश्नर से कहता है कि सर यहाँ पर पूजा चल रही थी इसलिए हम आपके फोन को उठा नहीं सके, सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन सेतुपति उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारे शहर में पिछले 4 घंटों में 5 एक्सीडेंट हो चुके हैं और तुम वहाँ थाने में बैठकर पूजा कर रहे हो। तुरंत ही पेट्रोलिंग टीम लेकर बाहर निकलो, नहीं तो देख लेना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कहता है कि नहीं सर, अभी हम जा रहे हैं। फिर कमिश्नर कहता है कि ढोलपेट शहर में रोज रोज क्राइम के हादसे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से कल ढोलपेट पुलिस स्टेशन में एक नया एसीपी ज्वाइन करेगा, तुम उसका केबिन अच्छे तरीके से तैयार रखो। ऐसा कहता है ओके ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। अब फोन रखने के बाद ऐसा थाने में सबको कहता है कि कल इस थाने में एक नए एसीपी आने वाले हैं और सर ने कहा है कि वो बहुत ही सख्त और कड़क इंसान है, इसलिए हमें उनके साथ संभल कर रहना होगा। और हाँ, एसीपी के कमरे की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर दो। और उसके बाद वो कुछ टीम को लेकर नाइट पेट्रोलिंग पर चला जाता है। खैर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मासानी और एक और पुलिस वाला उस एसीपी के कमरे की साफ सफाई करने लगते हैं। बीच में ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस थाने में बहुत पहले एक एसीपी आया था जो कि अब चला गया है। उसके बाद यहाँ कोई नया एसीपी नहीं आया था, लेकिन अब जो नया एसीपी आने वाला है उसने अपने मर्जी से ढोलपेट पुलिस स्टेशन को चुना है। तो ये लोग सोच रहे थे कि आखिरकार किसे ढोलपेट आने का मन हुआ। अब यहाँ मासा ने जब वहाँ के डेस्क को साफ कर रही थी तो उसका हाथ लगता है, तभी वो देखते हैं कि अचानक वहाँ पानी नहीं बल्कि खून की छींटे हैं। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अच्छे से देखती है तो पता चलता है कि वहाँ खून की बूंदे नहीं बल्कि पानी ही था। दरअसल ये मासानी को कुछ भ्रम हुआ था और यहाँ पर बात यह है कि मासानी को कुछ विजन्स वगैरह आते रहते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं रात के वक्त वीसीपी लॉज में एक आदमी आता है। वो देखता है कि लॉज में काम करने वाला एक छोटा लड़का, उसका नाम होता है चिट्ठी, वो लॉज के मालिक से कुछ पैसे मांग रहा था क्योंकि उसकी माँ बीमार होती है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें इस महीने पहले ही पैसे दे चुका हूँ, इस बार दोबारा पैसे नहीं दे पाऊंगा। उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था तो उसके पास उतने पैसे नहीं है। खैर अब डेविड उस लॉज का कमरा ले लेता है। वहाँ का आदमी उसे आईडी प्रूफ देने के लिए कहता है तो डेविड बोलता है कि मेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है, कल सुबह होने के बाद मैं कुछ जुगाड़ करके तुम्हें दे दूंगा। असल में वो भूलकर घर पर छोड़ आया था। अब इस बात का फायदा उठाते हुए उस लॉज का मालिक उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसे लेकर डेविड को वहाँ का एक कमरा दे देता है। फिर कमरे के अंदर जाने के बाद डेविड उस बच्चे चिट्ठी से कहता है कि ए बच्चे मेरे लिए 2 चाय लेकर आओ। फिर डेविड अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है, अपने बैग में से एक बंदूक निकाल कर देखने लगता है। अब उसी वक्त वो चिट्ठी चाय लेकर आता है और डेविड के हाथ में वो बंदूक देख लेता है, जिससे कि वो छोटा लड़का डर जाता है। लेकिन डेविड उसे अपने पास बुलाकर बिठा लेता है, उसे एक चाय का कप देता है और चाय पीने के लिए कहता है। इसके अलावा वो चिट्ठी को उसकी माँ की दवाई लेने के लिए 5,000 रुपए भी देता है। तो पैसे पाकर चिट्ठी तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर डेविड उसे इशारा करता है कि तुम इस गन के बारे में किसी को कुछ मत बताना, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं रात में जब लॉज के सब लोग सो रहे होते हैं तो डेविड उस गन को लेकर कहीं बाहर निकल पड़ता है। तो चिट्ठी ये देख लेता है। डेविड एक ऑटो में बैठकर कहीं जाने लगता है। अब वही दूसरी तरफ हम मासाने को देखते हैं, वो थाने से स्कूटर लेकर मंदिर चली जाती है। दरअसल उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जो भ्रम हुआ था या फिर विजन देखा था, इस वजह से वो थोड़ी परेशान थी। वो यहाँ पर आकर प्रार्थना करने लगती है, लेकिन तभी फिर से उसे कुछ अजीब सा दिखने लगता है। उसे दिखाई देता है इस शहर के अलग अलग हिस्सों में 3 लोगों के शरीर नहीं है, सिर्फ उनका सर है।
और इस घटना की वजह से चारों तरफ हड़कंप मच चुका है। अब मासान फिर से इस विजन को देखकर बहुत डर जाती है। पहले तो उसे छोटी मोटी भयानक चीजें दिखाई देती थी, लेकिन इतनी डरावनी चीजें अभी तक उसे दिखाई नहीं दी थी। मासानी सोचती है कि ये सब कुछ उसे क्यों दिखाई दे रहा है, इसलिए वो तुरंत एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है, ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं इस मामले को देखता हूँ। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर ऐसे कहता है कि सर, हमारे मासानी ने एक विजन देखा है, शहर में 3 कटे हुए सर मिले हैं। अब ये ऐसा बहुत ही धार्मिक होता है, इसलिए उसे मासानी के विजन पर काफी ज्यादा भरोसा भी होता है, जिस वजह से वो टेंशन में आ जाता है कि शहर में ऐसे भयानक हादसे कैसे हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि अरे नहीं, मासानी को ऐसे कई बार विजन्स आए हैं, लेकिन वो सारे विजन्स तो सच नहीं होते ना, इसलिए शहर में इतना बड़ा हादसा नहीं होगा। छोड़ो, हम इसे बाद में देखते हैं। अब उसके बाद हम उस बच्चे चिट्ठी को देखते हैं। वो अपने मालिक से कहता है कि जो लॉज में आया हुआ डेविड नाम का बंदा है ना, वो आधी रात को कहीं बाहर निकल गया। लॉज का मालिक कहता है कि उसने मुझे रूम लेते वक्त आईडी प्रूफ नहीं दिया था ना, इसलिए वो आधी रात को निकल गया होगा। क्या कोई उल्टा सीधा मामला तो नहीं है? अगर ऐसा रहा तो मेरे लॉज में दिक्कत हो जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो आदमी बेचैन हो जाता है। और डेविड हमें शहर के अलग अलग जगहों पर ऑटो से घूमता हुआ नजर आता है। ये सब कुछ देखकर लग रहा था कि वो किसी को खोज रहा है। साथ ही में ऐसा भी लगता है कि वो पुलिस पेट्रोल टीम से बच रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं सुबह 6 बजे एक लड़का दौड़ते हुए आता है। वो हाँफने लगता है। अब वहीं पर हम चंद्रा नाम की एक महिला को देखते हैं। गांव के लोग चंद्रा को बहुत मानते हैं और उसी वजह से कुछ लोग उसके पास आए थे अपने बच्चे का नाम रखने के लिए। चंद्रा उस बच्चे का नाम रखती है और खुशी खुशी सोने की चेन भी पहना देती है। अब इतने में ही वो लड़का दौड़ता हुआ वहां पर आता है और चंद्रा को बोलता है कि रत्नम को मार डाला है। ये जानकर चंद्रा बहुत खुश हो जाती है। वो पूछती है कि किसने मारा और कैसे। वो लड़का कहता है कि शेखर और इनबा भैया ने। इससे तो चंद्रा और भी खुश हो जाती है। फिर वो अपने पति की तस्वीर की तरफ देखती है। दरअसल दोस्तों, रत्नम ने 15 साल पहले चंद्रा के पति को मार डाला था। अब चंद्रा अपने पति की फोटो को देखकर कहती है कि देखो, तुम्हारे बेटों ने 15 साल बाद तुम्हारे कत्ल का बदला लिया है। फिर चंद्रा कुछ लोगों के साथ अपने बेटों के पास जाती है। यहाँ देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर इनबा और शेखर रत्नम का सर काटकर हाथ में लेकर बैठे थे। ये देखकर चंद्रा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद चंद्रा सबके सामने बोलने लगती है कि 15 साल पहले मेरे पति शंकर इस गांव के सब कुछ थे। उस वक्त उनके आगे कोई भी सिर उठाने से डरता था और उसी रत्नम ने जब मेरे पति शराब पीकर नशे में थे तो उसी मौके का फायदा उठाकर उसे मार डाला। उस दौरान मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन आज 15 साल बाद मेरे बच्चों ने अपने पिता की मौत का बदला लिया है। तो ये सब कुछ सुनकर गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब हमें इनबा और शेखर के साथ रहना होगा ताकि पुलिस उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन चंद्रा कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो उन सभी को लेकर कहीं जाने लगती है। अब यहाँ पर हम एसआई और कांस्टेबल को देखते हैं। एसआई कांस्टेबल से कहता है कि तुम कल कह रहे थे ना कि मासन ने कहा था कि शहर के अलग अलग जगहों पर 3 कटे हुए सर मिलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है। इसलिए देखो, हमेशा मासाने की बातों पर विश्वास मत करो, उसकी बातें हमेशा सच नहीं होती है। अब इतने में हम देखते हैं इनबा, शेखर और चंद्रा वहां पर आ जाते हैं। वो कटा हुआ सर लेकर। उनके साथ गांव वाले भी थे और इन सब लोगों को यहाँ पर देखकर एसआई और बाकी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। साथ ही वहां पर मौजूद पुलिस और लोग उनकी फोटो खींच लेते हैं और तुरंत ही इनबा और शेखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं पर चंद्रा और बाकी के लोग खड़े थे। चंद्रा पुलिस को सब कुछ बता देती है कि उसके बेटों ने रत्नम को क्यों मारा। अब उसी वक्त वहां पर एक एमएलए आ जाता है। असल में रत्नम इसी एमएलए के लिए काम करता था। एमएलए अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। जब चंद्रा उन लोगों को देखती है तो चंद्रा के लोग और एमएलए के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। अब जैसे तैसे करके पुलिस उनकी लड़ाई रोकती है और चंद्रा को थाने के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर एमएलए कहता है कि उन दोनों लड़कों को मेरे हवाले कर दो, मैं रत्नम का हिसाब करना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता। अब तो पूरे मीडिया में ये बात फैल चुकी है, तुम शांत हो जाओ, इसका क्या करना है मैं देखता हूँ। एमएलए पेरिया कहता है कि जो करना है जल्दी करो, नहीं तो मैं खुद ही कुछ करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। तो वही थाने के अंदर से चंद्रा उसे कहती है कि ए पेरिया, तू मेरे बेटों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि मेरे ही बेटे जेल से बाहर आने के बाद तेरा भी काम तमाम कर देंगे। इस बात से तो वहां पर और झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन पुलिस जैसे जैसे उन्हें रोकती है। अब उसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग कूड़े के ढेर में प्लास्टिक की बोतल ढूंढ रहे होते हैं और उसी वक्त वहां पर उन लोगों को एक जला हुआ कटा सर मिलता है। उसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस कमिश्नर एसआई को फोन करता है, पूछता है कि ढोलपेट में चल क्या रहा है। गांव वाले सिर काट कर थाने ले आ रहे हैं, वहां पर सीन क्रिएट मत करो। दूसरी तरफ डंप यार्ड में
एक और कटा हुआ सिर मिला है, तुम लोग जल्दी से वहां पर पहुंचो, किसी भी हालत में सिचुएशन को शांत करो। अब पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत ही वहां पर पहुंचते हैं और क्राइम लोकेशन से जितने भी सबूत इकट्ठा कर सकते हैं करने लगते हैं। अब ये लोग वहां पर स्नीफर डॉग को भी लेकर गए थे। वो स्नीफर डॉग कटे हुए सर की गंध को अच्छे से सूंघकर दौड़ने लगता है। पुलिस वाले डॉग का पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कुत्ता वीसीपी लॉज के पास आ जाता है। वहां पर आकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अब ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि शायद इस हत्या के पीछे जो भी है, यानी कि जो हत्यारा है या फिर कोई सबूत है, वो हमें इसी वीसीपी लॉज में मिलेंगे। इसलिए वो लोग पूरे लॉज को खोजना शुरू कर देते हैं। तभी हम वहां पर डेविड और चिट्टी को देखते हैं जो कि चाय पी रहे थे। डेविड उसे कहता है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। चिट्टी कहता है कि नहीं, अब मुझे और पैसे नहीं चाहिए। तभी वो स्निपिंग कुत्ता लॉज 29 नंबर के कमरे के बाहर आकर भौंकने लगता है और वो कमरा बंद था। अब ठीक उसी वक्त ऐसा बोलता है कि इस लॉज में जितने भी लोग मौजूद हैं, सब लोगों को पकड़कर थाने ले चलो। तो फिर क्या था, पुलिस डेविड समेत बाकी लोगों को भी पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। जाते वक्त डेविड उस चिट्टी को आंख दिखाकर इशारा करता है ताकि वो उस गन के बारे में किसी को कुछ न बताए। अब थाने में पहुंचने पर हम देखते हैं कि लॉज पर जितने भी लोगों को पकड़ा गया था उसमें से कपल था। वो खुद को पति पत्नी बता रहा था, लेकिन सख्ती से पूछने पर पता चलता है कि उनका अफेयर चल रहा था और वो दोनों उस लॉज में ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए थे। उसके बाद एक और कमरे में 3 लोग मिले थे। वो लोग बताते हैं कि हम तो इसी इलाके के लोग हैं, हर महीने में एक बार ये लोग इस लॉज में आते हैं, रात को ठहरते हैं और उस लॉज में पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं। तो वहीं पर एक लड़की थी जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम देने के लिए आई थी। फिर ऐसा डेविड से पूछता है कि तुम कौन हो और उस लॉज में क्या कर रहे थे, लेकिन डेविड तो कोई भी जवाब नहीं देता। इस वजह से एसआई को डेविड पर शक होने लगता है। अब पुलिस वाले बाकी लोगों ने जो जानकारी बताई थी उसे चेक करते हैं, तो अच्छे तरीके से जांच परखने के बाद उनकी जानकारी सही निकलती है। इसलिए एसआई उस लॉज में मिले हुए बाकी सदस्यों को जाने देता है, सिर्फ डेविड को छोड़कर। फिर वो डेविड से उसकी आईडी मांगता है, तो डेविड बोलता है कि मैं आईडी लाना भूल गया था, इसलिए वो मेरे पास नहीं है। इसके बाद एसआई उस लॉज के मालिक को पकड़ता है क्योंकि उसने बिना आईडी प्रूफ के उसे लॉज पर ठहरने के लिए दिया था। लॉज का मालिक बोलता है कि डेविड ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि उसे आज रात रहने के लिए कमरा दे दो और कल सुबह होते ही वो उन्हें आईडी दे देगा, लेकिन ऐसा कहता है कि मुझे यहाँ पर शक हो रहा है। अब उसके बाद ऐसा डेविड से उसका पता पूछता है। जब डेविड अपना पता बताता है तो मासा ने उसे चेक करती है, लेकिन वो कहती है कि उस पते पर तो डेविड नाम का कोई नहीं रहता। तब तो पुलिस का शक और भी बढ़ जाता है। पुलिस डेविड को आरोपी समझकर गिरफ्तार कर लेती है और अब वो उसे सच उगलवाने के लिए मारने पीटने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त पुलिस स्टेशन में मासाने के पास एक फैक्स आता है। उसे देखकर तो मासाने शॉक रह जाती है। वो तुरंत ही एसआई को रोकने के लिए कहती है क्योंकि दोस्तों डेविड और कोई नहीं है बल्कि इस थाने का नया एसीपी होता है जिसका असली नाम होता है वेत्रिमारन। असल में वेत्रिमारन यहाँ ढोलपेट शहर में चोरी छुप के आया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि इस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर कैसे काम करते हैं और इसी वजह से वो रात को शहर को देखने के लिए निकला था। खैर, अब वेत्रिमारन यहाँ पर थाने का पूरा चार्ज संभाल लेता है। तभी वो देखता है कि मासा ने कुछ आर्ट्स बना रही है। पेपर में वो 3 सर की ड्राइंग देखता है। एक सर था रत्नम का, दूसरा मिला था उन्हें कूड़े के ढेर में, तो अब तीसरा सर कहाँ है, इसके बारे में वो मासाने से पूछता है। तो मासाने डर के मारे कहती है कि सर मुझे नहीं पता, प्रार्थना करते वक्त मैंने आंखें बंद की थी तब मुझे कुछ विजन दिखाई दिए, बस उसी विजन में मुझे कटे हुए सर दिखाई दिए थे, इतना ही, इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी अपने गाड़ी से आइस बॉक्स लेकर जा रहा था, तो वही दूसरी तरफ से एक बाइक आ रही थी। अब अचानक से दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी गाड़ी पलट जाती है और उस आइस बॉक्स में से एक कटा हुआ सर बाहर निकलता है जो कि सड़क पर गिर जाता है। सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वहां से भागने लगते हैं। यानी कि दोस्तों मासाने का डर बिल्कुल भी सच साबित हुआ। 3 कटे हुए सर 3 अलग अलग जगहों पर मिले। अब इस घटना से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। मीडिया में बार बार इसी की खबरें आ रही थी। ढोलपेट शहर में एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग सर मिले, लेकिन कोई भी शव नहीं मिला। ये शहर में क्या हो रहा है, आखिरकार इसके पीछे कौन है? इस तरह से अब शहर के लोगों में डर फैल जाता है, क्योंकि अभी तक पुलिस भी इस रहस्यमय सिरों के पीछे की सच्चाई पता नहीं कर पाई थी। क्या पुलिस इस घटना के पीछे का पर्दाफाश करेगी या उनकी नाकामयाबी साबित होगी? ऐसी खबरें अखबार में आने लगती है, टीवी रेडियो पर यही चर्चा चलने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं वेत्री पोस्टमार्टम डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचता है। वहां पर वो एक साथ 3 सरों को देखता है, जिसमें से एक था रत्नम का, दूसरा सिर था जला हुआ और तीसरा सर था एक लड़की का।
अब वेत्री वहां से शहर से गुजरते हुए एक घर के सामने आकर अपनी गाड़ी रोकता है। उस घर पर ताला लगा हुआ था। वेत्री उस घर को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। तभी यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सीन चला जाता है 2005 में, जब उस घर के अंदर एक परिवार रहता था, यानी कि दोस्तों वेत्री का परिवार। अब वेत्री वहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा होता है। ठीक उसी वक्त श्री और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। वेत्री को बुलाकर उसे कहते हैं कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। असल में यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक मूवी दिखाई जा रही थी। वो सब मिलकर मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं। तो वेत्री को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तो वेत्री अपने माता पिता से अनुमति लेने के लिए जाता है, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते। कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो। अब इस बात से वेत्री का मन उदास हो जाता है, लेकिन फिर उसकी दादी उसे अपने पास बुलाकर कहती है कि जाओ तुम मूवी देखकर आ जाओ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को संभालूंगी, लेकिन हाँ शाम से पहले आ जाना। तो इस वजह से वेत्री बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए चला जाता है। अब यहाँ मूवी देखते वक्त देखते ही देखते वो दोनों सो जाते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो दौड़ते हुए घर के पास आ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब उनके परिवार वाले बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि वो दोनों बहुत देर तक बाहर थे। वेत्री अपने घर पर लौटता है तो वो देखता है कि उसके घर के आसपास बहुत सारे लोग हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसके माता पिता और दादी के शव रखे हुए थे। किसी ने उन्हें मार दिया था। वहीं पर पुलिस उसके चाचा को हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसका चाचा बार बार कह रहा था कि मैंने उनकी हत्या नहीं की है। अब ये सब कुछ देखकर वेत्री पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वेत्री का पूरा परिवार मर चुका था। अब उसके बाद हम देखते हैं एक पुलिस वाला उसे गार्ड में बिठाता है और वो पुलिस वाला अपने एक रिश्तेदार के घर पर वेत्री को रहने के लिए भेज देता है, क्योंकि अगर वेत्री यहाँ पर रहा तो जिसने उसके परिवार को मारा है वो उसे भी मार सकते हैं। इस तरह से वेत्री वहां से चला गया था। लेकिन जब वो बड़ा होकर पुलिस बना तो वो जानबूझकर ढोलपेट पुलिस स्टेशन में एसीपी के तौर पर ज्वाइन हुआ। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। वेत्री के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे कहता है कि सर इस घर में कोई नहीं रहता, बहुत साल पहले यहाँ पर एक हत्या की घटना हुई थी। अब दरअसल ये वेत्री का घर है, ये बात किसी को पता नहीं थी और वेत्री वहां से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम सुकुमारन नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो सोने की दुकान पर आता है, जहाँ पर वो कुछ गहने गिरवी रखना चाहता था, लेकिन जैसे दुकानदार उन गहनों को देखता है तो दुकानदार को थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि वो गहने बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। दुकानदार उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, थोड़ा इंतजार करो। और ठीक उसी वक्त वो गहने की दुकान वाला बाहर जाकर पुलिस को कॉल कर देता है, क्योंकि उसे तो सुकुमारन पर शक हो गया था कि कहीं उसने सोने की ज्वेलरी चोरी ना की हो। तो फिर क्या था, थोड़ी देर में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस सुकुमार को पकड़कर थाने ले जाती है, पर सुकुमारन बार बार कह रहा था कि ये उसके बहन के गहने हैं, उसकी बहन ने उसे गिरवी रखने के लिए दिए थे, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं करती है। अब थाने में आने के बाद सुकुमार अपनी बात से घूम जाता है। वो कहता है कि ये उसकी माँ के गहने हैं, उसकी माँ ने उसे दिए हैं। अब ये बात सुनकर पुलिस का शक और बढ़ जाता है, तो पुलिस उसे टॉर्चर करने लगती है सच बताने के लिए। अब कुछ देर बाद वेत्री वहां पर आता है और पूछता है कि मामला क्या है। तो पूरा मामला जानने के बाद वेत्री सुकुमारन से पूछता है कि बताओ तुम कहाँ काम करते हो। सुकुमार कहता है कि आइस फैक्ट्री में। उसके बाद वेत्री मासाने से कहकर उस आइस फैक्ट्री के मालिक को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहता है। मासा ने उस आइस फैक्ट्री के मालिक को कॉल करती है। मासा ने उसे कॉल करती है और कहती है कि आपके आइस फैक्ट्री में काम करने वाले सुकुमारन को चोरी के इल्जाम ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आपको एक बार थाने में आना होगा। जिस पर वह आदमी कहता है कि मेरी लड़की आज सुबह से लापता है, मैं उसे ढूंढने में बिजी हूँ और आप कह रहे हो कि मुझे थाने आना है। मासा ने उसे कहती है कि उस मामले को भी हम देख लेंगे, आप पहले थाने आ जाइए। तो वह आदमी मान जाता है और थोड़ी देर के बाद थाने पहुंच जाता है। यहाँ वेत्री उससे बात करता है, फिर सुकुमारन को दिखाकर पूछता है कि क्या ये लड़का तुम्हारे फैक्ट्री में काम करता है। वह आदमी कहता है कि हाँ, सुकुमारन उसकी फैक्ट्री में काम करता है। वेत्री उससे पूछता है तुम्हारी लड़की कब से लापता है। वह आदमी कहता है कल शाम को वो ग्रुप स्टडी करने के लिए अपने दोस्त के घर गई थी, लेकिन उसके बाद से घर पर वापस ही नहीं आई। मैंने उसके दोस्त को फोन किया तो पता चला कि वो तो कब का निकल चुकी है, लेकिन घर पर नहीं लौटी। अब पुलिस ने सुकुमारन से जो गहने बरामद किए थे वो गहने उस आदमी को दिखाए जाते हैं। उन गहनों को पहचानते ही वो आदमी बोलता है कि हाँ ये तो मेरी बेटी के ही गहने हैं, आपको ये कहाँ से मिले। तो वेत्री मासाने से कहता है कि इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाओ। ये बात सुनकर वो आदमी डर जाता है, कहता है कि हॉस्पिटल क्यों, मेरी बेटी को क्या हुआ है। तो वहीं पर सुकुमारन भी हैरान हो जाता है कि संध्या को क्या हुआ, यानी कि दोस्तों उस लड़की का नाम था संध्या। अब मासा ने उस आदमी को मॉर्चरी रूम में ले जाती है और उन 3 कटे हुए सरों में से एक लड़की का सर था ना, वो मासा ने उसे दिखाती है और वो नजारा देखकर वो आदमी तो फुट फुट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो उसकी बेटी संध्या का ही कटा हुआ सर था।
ये खबर पाते ही उस आदमी की पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी की हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी की बेरहमी से मौत हुई है। वो दोनों ही वहाँ पर फुट फुट कर रोने लगते हैं। अब उसी वक्त मासानी कॉल करती है और वेत्री से कहती है कि हाँ सर, इस आदमी ने कंफर्म कर दिया है, वो सर उसकी ही बेटी का है। अब वहीं पुलिस सुकुमारन को टॉर्चर करती है। वेत्री उसके पास आता है और सच बताने के लिए कहता है तो सुकुमारन कहता है कि सर मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैंने वो गहने नहीं चुराए, बल्कि वो गहने तो मुझे संध्या नहीं दिए थे। वेत्री कहता है कि अगर संध्या ने ही तुम्हें वो गहने दिए थे तो फिर तुमने उसका सर क्यों काटा। ये बात सुनते ही सुकुमारन को ऐसा लगता है जैसे उसके सर पर आसमान टूट गया हो। वो कहता है कि मैं को उसका सर काटूंगा, मैं तो संध्या से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। और संध्या के बारे में सुनकर सुकुमारन रो पड़ता है। अब पुलिस वाले सुकुमारन को और पीटते हैं और जो सच बात है वो बोलने के लिए कहते हैं। तो सुकुमारन बताता है कि संध्या को उसने पहली बार आइस फैक्ट्री में देखा था। संध्या अपने जन्मदिन पर फैक्ट्री के वर्कर को चॉकलेट देने के लिए आई थी। वहाँ पर संध्या ने अपने हाथ से बर्थडे के मौके पर सबको चॉकलेट बांटा था। और जब मैंने संध्या को पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। उसके कुछ दिन बाद जब संध्या स्कूल से घर लौट रही थी तो उसे कुछ बदमाश लड़के छेड़ रहे थे। तो लकीली उसी रास्ते से सुकुमारन जा रहा था तो उसने उन लड़कों से लड़कर संध्या को उनके हाथों से बचाया। इस वजह से संध्या उसे इम्प्रेस हो गई। अब लड़ाई के दौरान उससे थोड़ा खून निकल रहा था तो संध्या ने अपना रुमाल निकालकर उसका खून साफ किया और तभी से संध्या और सुकुमारन को एक दूसरे से लगा होने लगा। उसके बाद संध्या तरह तरह के बहाने बनाकर आइस फैक्ट्री में बार बार आने लगी सुकुमारन से मिलने के लिए। वो छिपकर उससे गिफ्ट देती और इसी तरह से उनकी प्यार की कहानी शुरू हुई। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, छुप छुप कर मिलने लगे, फोन पर एक दूसरे के साथ बात करने लगे। लेकिन उन्हें पता था कि अगर संध्या के पिता को उनके प्यार के बारे में पता चल गया तो उन्हें यह बात कभी मंजूर नहीं होगी। इसलिए सुकुमारन कहता है कि संध्या और मैंने तय किया कि हम दोनों भाग जाएंगे। उसी दिन संध्या पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने घर से बाहर निकली और फिर हमने भागना शुरू किया। लेकिन रात काफी हो चुकी थी और बहुत सारी जगह पर पुलिस गश्त लगा रही थी, जिस वजह से हम भाग नहीं पा रहे थे और इस वजह से संध्या बहुत ज्यादा डर गई थी। सुकुमारन उसे कहता है कि शहर में मर्डर हुआ है, इसलिए पुलिस का पहरा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर सुकुमारन और संध्या समझ गए थे कि पुलिस के गश्त को नजरअंदाज करके वो शहर से बाहर नहीं जा सकते। तो सुकुमारन तय करता है कि यहाँ पर उसके एक दोस्त का घर है, वो लोग वहाँ जाएंगे और आज रात को वहीं पर रुकेंगे। सुबह होने के बाद शहर से बाहर चले जाएंगे। तो सुकुमारन अपने दोस्त सुरुली के घर पर पहुंचता है। वो दोनों ही वहाँ पर जैसे ही पहुंचते हैं सुरुली उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। अब सुकुमारन ने सुरुली को पहले ही संध्या के बारे में बता दिया था, लेकिन सुरुली ने कभी नहीं सोचा था कि सुकुमारन को संध्या जैसे सुंदर पत्नी मिलेगी। सुरुली संध्या को घूरने लगता है। ये बात संध्या नोटिस करती है और वो सुकुमारन से कहती है कि वो तुम्हारा दोस्त मुझे अजीब तरह से देख रहा है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। सुकुमारन कहता है कि हम मजबूर है, रात को हम यहाँ से नहीं जा सकते और एक रात की तो बात है, कल सुबह होते ही हम दूसरे शहर के लिए निकल जाएंगे। अब सुकुमारन सुरली को सब कुछ साफ साफ बता देता है, जिसके कारण सुरली उन्हें वहीं पर रहने देता है। अब उस कमरे में संध्या का मन बहुत उदास था, उसे डर लग रहा था क्योंकि वो घर से भागी थी। लेकिन सुकुमारन उसे शांत करता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छी सी व्यवस्था कर दूंगा, कल ही हम यहाँ से शहर के लिए निकलेंगे। और वो दोनों यहाँ पर करीब आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसका दोस्त सुरली उस कमरे की खिड़की से झांक कर उन्हें देख रहा था। खैर अब अगले दिन सुबह जब वो दोनों वहाँ से निकलने वाले थे तभी संध्या का बैग फट जाता है। तो सुरली उन्हें अपना बैग दे देता है। फिर वो लोग उस बैग में अपना सामान रख देते हैं और वहाँ से बस स्टॉप पर जाने लगते हैं। अब ये लोग बस स्टॉप पर पहुँचते हैं तब सुरली सुकुमारन को कॉल करता है और कहता है कि देखो अब तुम दोनों एक हो गए हो तो शादी कर लो, ये तुम दोनों की जिंदगी का बहुत बड़ा पल है, इसे ऐसे ही मत गवाओ। मैंने अपने गांव में बात कर ली है, अगर तुम मंदिर में शादी करना चाहते हो तो मैं तुम दोनों की शादी करा सकता हूँ, लेकिन कुछ खर्चा आएगा क्योंकि शादी में कुछ चीजें खरीदनी पड़ती है ना, और थोड़ी सजावट वगैरह करनी होगी। इस सब के लिए कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे। अब इतने सारे पैसे देखकर सुकुमारन तनाव में आ जाता है क्योंकि उसके पास तो फिलहाल इतने पैसे नहीं थे, तो अब वो क्या करेगा। अब कॉल कट करने के बाद संध्या कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, देखो मुझे भी लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो संध्या यहाँ पर अपने बैग में से कुछ गहने निकालती है। सुकुमारन को कहती है कि तुम इन गहनों को गिरवी रखकर पैसे लेकर आओ, बाद में हम इन गहनों को छुड़ा देंगे। हालांकि सुकुमारन उसके गहने बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी और संध्या उसे बहुत जबरदस्ती करती है। तो सुकुमारन कहता है ठीक है तुम यहाँ पर बैठो, मैं जल्दी से काम करके आता हूँ। इसके अलावा वो अपना मोबाइल संध्या को दे देता है ताकि परेशानी में वो संध्या के काम आ सके, और सुकुमारन वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद संध्या के साथ क्या हुआ ये सुकुमारन को कुछ नहीं पता, और जैसा कि हमें पता है उस ज्वेलरी वाले ने पुलिस को बुलाकर
सुकुमारन को चोरी के गहने के इल्जाम में पकड़ लिया था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वेत्री और मासाने को लगता है कि ठीक है, सुकुमारन सच कह रहा है। वो कह रहा था कि उसने संध्या को नहीं मारा है। अब थाने से उसके दोस्त सुरली को कॉल किया जाता है, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। हालांकि वेत्री और मासाने सोच रहे थे कि सुकुमारन बेगुनाह है, लेकिन फिलहाल तो उसके बेगुनाह के कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकते थे। अब वेत्री मासाने से कहता है कि ठीक है, आइस फैक्ट्री में जाकर हमें सुकुमार के बारे में पता करना होगा, क्योंकि सुकुमारन ने कहा था कि वो संध्या के साथ बस स्टॉप पर था, इसलिए बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो, देखो वो सच बोल रहा है क्या नहीं, सब कुछ वेरीफाई करो। अब इसी बीच सुकुमारन की नानी थाने आ जाती है। बाहर बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसने देखा कि पुलिस ने उसके पोते को बहुत मारा है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर एक लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो सुकुमारन की दादी उसे सब कुछ बता देती है। वो लड़की उसे एक नंबर देती है और कहती है कि देखिए, पुलिस हमारे जैसे आम लोगों की बात नहीं सुनती, आप इस इंसान के पास जाइए, ये आपकी जरूर मदद करेगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रत्नम के घर पर शोक का माहौल था। वहाँ पर एमएलए आता है। रत्नम की पत्नी और उसका साला कहता है कि ये घटना हो गई, अब हम क्या करेंगे, हम उनकी अंतिम क्रिया भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक रत्नम की बॉडी नहीं मिली थी। एमएलए उन्हें शांत करते हुए कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बॉडी भी ढूंढ दूंगा, और जिन लोगों ने किया है उन्हें सजा दूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। यहाँ इस तरफ वेत्री एक टीम लेकर उस आइस फैक्ट्री में चला जाता है। वहाँ आइस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर से पूछताछ करता है, सुकुमारन के बारे में पूछता है। लोग कहते हैं कि सुकुमारन तो आमतौर पर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, चुपचाप अपना काम करता रहता था, फिर घर चला जाता था। तब एक आदमी कहता है कि कुछ दिनों से मैंने देखा था कि सुकुमारन फोन पर फुसफुसाते रहता था, किसी से बात करता था। फिर वेत्री पूछता है कि सुकुमारन के साथ आइस फैक्ट्री के मालिक की बेटी का कुछ चक्कर चल रहा था, क्या आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? सब कहते हैं कि नहीं, उन्हें इसके बारे में कुछ खबर नहीं। तभी वेत्री वहाँ पर एक बड़े टैंक जैसी चीज देखता है, पूछता है कि ये क्या होता है। सब बताते हैं कि यहाँ पर बर्फ को काट कर रखा जाता है। तब वेत्री किसी और से कहता है कि इस जगह को अच्छे से देखो। पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर कुछ हथियार नजर आते हैं, वो उन्हें बाहर लेकर जाते हैं। वेत्री सभी से इसके बारे में पूछता है। सब कहते हैं कि यहाँ पर बर्फ निकाला जाता है और काफी सारी बर्फ को यहाँ पर काटा जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ मासाने और उसकी टीम सुकुमारन के दोस्त सुरली के घर पर पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर तो ताला लगा था। वो लोग ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं, तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, बस एक बैग मिलता है जो सुकुमारन और संध्या ने रखा था। अब ये सामान लेकर पुलिस वहाँ से निकल जाती है। अब थाने में पहुंचकर मासाने वेत्री को उस बस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें वो देखते हैं कि सुकुमारन ने कहा था वो पूरी बात सच थी। वो शाम को बस स्टॉप पर देखे गए थे। फिर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि संध्या के हाथ में बैग है और सुरीली के घर से भी बैग मिला था, वो भी होता है। वेत्री कहता है कि मुझे लगता है कि सुरीली को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सुरीली या फिर सुकुमारन, इन दोनों में से कोई ना कोई गुनहगार है। अब उसके बाद हम देखते हैं किसी घर में एक महिला खाना बनाने के लिए फ्रिज से एक पैकेट निकालती है, लेकिन जैसे वो पैकेट खोलती है वो चिल्ला उठती है, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान की कटी हुई उंगली थी। तो ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। यहाँ इस तरफ वेटर देखता है कि मार खाने के बाद सुकुमारन की हालत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सुकुमारन को कुछ खाना दे दो। अब इतने में ही पुलिस स्टेशन में श्रीदेवी, जो कि ह्यूमन राइट ऑफिसर और वकील भी होती है, वो वहां आती है। असल में उस लड़की ने सुकुमारन की नानी को जो पता दिया था, तो सुकुमारन की नानी उससे मदद मांगने के लिए गई थी। तो श्रीदेवी उसे लेकर आती है, थाने के बाहर बिठा देती है और अंदर जाकर वेट्रेस से बात करने लगती है। कहती है कि आपने सुकुमारन को गिरफ्तार क्यों किया, जबकि उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। वेत्री जवाब देता है कि उसके पास हमें गहने तो मिले हैं ना, और इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। अब श्रीदेवी गुस्सा होकर कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ मजिस्ट्रेट में कंप्लेंट करूंगी। वेत्री उसे कहता है आप जैसा चाहे वैसा कर सकती है। अब श्रीदेवी कहती है कि मैं सुकुमारन की वकील हूँ और मुझे उसे देखना है। अब वेत्री सुकुमारन को लॉकअप से बाहर निकालता है और उस वक्त सुकुमारन की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। सुकुमारन को ऐसा देखकर उसकी नानी रोने लगती है। श्रीदेवी से भी सुकुमारन की हालत देखी नहीं जा रही थी। यह सब देखकर वो वेत्री को धमकी देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी, और वो सुकुमारन की नानी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर जब वेत्री श्रीदेवी का विजिटिंग कार्ड देखता है तो उसका पूरा नाम देखकर वो तो शॉक रह जाता है। उसे लगता है कि वो तो इसे जानता है, ये तो उसके बचपन की दोस्त श्री है। उसे याद आता है कि उसका फुल नेम मातंगी श्रीदेवी था और वो उसे बचपन में श्री श्री कहकर पुकारता था। तो उसे समझ में आ जाता है ये वही श्री है जो उसके बचपन की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। तो ये पता चलने के बाद उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और वेत्री श्री को वकील बना हुआ देखकर खुश हो जाता है।
अब जैसा कि पुलिस स्टेशन में खबर आती है, वृंदावन के अपार्टमेंट के एक फ्लैट के फ्रिज के अंदर एक इंसान की कटी हुई उंगली मिली है। तो उसके बाद पुलिस तुरंत ही उस कटी हुई उंगली को जब्त कर लेती है। फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करने के बाद पोस्टमार्टम डॉक्टर बताते हैं कि हाँ सर, ये संध्या की ही उंगली है और इसे किसी तेज चीज से काटा गया है, शायद उसी से उसका सर भी कटा गया होगा। अब उसके बाद वेत्री अपनी टीम के साथ इनबा और शेखर को ले जाता है। उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने रत्नम का सर कहाँ काटा था, वो जरा हमें दिखाओ। तो वो दिखाते हुए कहते हैं कि उस दिन शाम हो चुकी थी, इसलिए उन लोगों को ठीक से याद नहीं है। उन्होंने चाकू से उसका सर काटा था और शायद उसका धड़ पानी में गिर गया था। इस तरह से उन्होंने मर्डर कैसे किया था ये बताने लगते हैं। लेकिन तभी वेत्री हंसने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इनबा और शेखर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई जगह पर रत्नम का कोई भी सुराग नहीं मिला। क्योंकि ये लोग जिस जगह के बारे में बता रहे थे वहाँ आसपास झील भी थी, तो वहाँ आसपास पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उन लोगों को कोई भी बॉडी या फिर कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि शायद इनबा और शेखर ने यह हत्या नहीं की है। ये दोनों तो बस अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रहे हैं, ताकि बता सके कि उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लिया है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस कमिश्नर सेतुपति ढोलपेट पुलिस स्टेशन में आता है। अब वेत्री भी वहां पर पहुंच जाता है तो सेतुपति उसे कहता है कि वेत्री, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अचानक की 3 हत्या हो गई, तो 3 अलग अलग केस हो गए। तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव होगा ना, मैं समझ सकता हूँ। और दूसरी तरफ ये मीडिया वाले पुलिस की तरफ उंगलियां उठाने में बाज नहीं आ रहे हैं, तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है इस केस को जल्दी सुलझाने का। वेत्री कहता है कि सर, मुझे कुछ और दिन की मोहलत दीजिए, थोड़े ही दिन में मैं सच का पता लगा लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। सेतुपति कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऊपर से फैसला लिया गया है कि ढोलपेट पुलिस स्टेशन में एक और अस्थायी एसीपी लगाया जाए ताकि इन केसों का जल्दी समाधान हो सके। अब शुरुआत में वेत्री को यह बात पसंद नहीं आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर नया एसीपी अर्जुन आ जाता है। अब दरअसल अर्जुन और वेत्री के बीच में कोई खास दोस्ती नहीं थी। यहाँ सेतुपति उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है कि तुम दोनों केस को जल्दी सॉल्व कर लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने अपने अहंकार को छोड़कर सिर्फ काम पर फोकस करो, तभी सही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कहकर सेतुपति वहां से चला जाता है। फिर अब यहाँ पर वेत्री अर्जुन से कहता है कि देखो, तुम्हें पूरा केस अलग से देखने की जरूरत नहीं है, बस तुम इस केस में मेरी मदद करो। लेकिन अर्जुन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये केस अपने तरीके से अलग से इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो आखिरकार वेत्री उसे रत्नम का मामला दे देता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसने पता की थी वो उसे बता देता है। अब उसकी थोड़ी देर बाद श्रीदेवी थाने पहुंचती है, लेकिन वो गलती से एसीपी अर्जुन के केबिन में दाखिल हो जाती है। अंदर जाते ही थोड़ा नर्वस हो जाती है, उसे ऑकवर्ड महसूस होता है। लेकिन एसीपी अर्जुन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी एसीपी ही हूँ, इस थाने का दूसरा एसीपी अर्जुन। अब श्रीदेवी उसे कुछ नहीं कहती है, तो उल्टा अर्जुन श्रीदेवी से बहुत ही अच्छे से बात करने लगता है, उसे थोड़ा फ्लर्ट भी करने लगता है। बातों ही बातों में उससे अपना नंबर दे देता है और उसका भी नंबर ले लेता है। तो वही सामने के केबिन में बैठा हुआ वेत्री ये सब कुछ देख कर थोड़ा जल रहा था, क्योंकि श्रीदेवी उसकी बचपन की दोस्त है और वो उसे मन ही मन पसंद करने लगा है। खैर, अब उसके बाद श्रीदेवी जब वेत्री के पास आती है तो वो उसे एक नोटिस देती है। दरअसल उसने वेत्री की मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज की थी, लेकिन वेत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नाराज नहीं होता। उल्टा वेत्री उसे ये कहता है कि इस केस के बारे में आपको जो भी बात करनी हो आप मुझसे कीजिए, दूसरे एसीपी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अब उसके बाद हमें वेत्री और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वेत्री सोचने लगता है कि रत्नम और संध्या के मामले में वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला है। उन कटे हुए सर के बॉडी की कोई भी जानकारी नहीं है और कूड़े के अंदर जो सर मिला था उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। अब उसे ऐसा लगता है कि जब वो उस लॉज में गया था तो वह स्निपर डॉग कूड़ा डंप यार्ड से उस वीसीपी लॉज तक आया था और लॉज के रूम नंबर 29 के सामने भौंकने लगा था। तभी वेत्री अपनी टीम से कहता है कि मुझे लगता है हम उस लॉज के अंदर कुछ मिस कर रहे हैं, इसलिए वो लोग तुरंत ही उस लॉज में चले जाते हैं। अब लॉज पहुंचने के बाद सबसे पहले वो रजिस्टर बुक देखता है। वो चेक करता है कि जिस दिन वो लॉज में आया था उसी दिन रूम नंबर 29 में कौन आया था, लेकिन वहां पर तो कोई भी नाम नहीं लिखा था, कोई भी एड्रेस नहीं था, कोई फोन नंबर आईडी प्रूफ नहीं था। तो वो मालिक से पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, तो वो आदमी कहता है कि वो भी आपके जैसा ही था, उसने बोला कि वो सुबह आईडी दे देगा, इस वजह से मैंने उससे 3000 रुपए ज्यादा ले लिए और उसे रूम दे दी थी। उसके बाद वेत्री पूछता है कि जिस दिन लॉज में पुलिस आई थी तो क्या वो उस दिन उस कमरे में थे, तो वो लड़का चिट्टी कहता है कि नहीं, वो उस दिन वहां नहीं थे। वेत्री आगे पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ, क्या वो चेकआउट करने के लिए आए थे। चिट्टी कहता है कि नहीं, वो तो बस एक ही दिन लॉज में थे, उसके बाद निकल गए और फिर वापस नहीं आए, यहाँ तक कि चेकआउट भी नहीं किया।
अब वो उस कमरे को खोलते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ वो लोग वहां से कुछ जरूरी सैंपल ले लेते हैं, बाल वगैरह के, उस कटे हुए सिर से मैच करने के लिए। अब वेतरी चिट्टी से पूछता है कि क्या तुम्हें उस कमरे के बारे में कुछ पता है? क्या तुम वहां पर कमरा साफ करने के लिए गए थे? चिट्टी कहता है कि मैं उस कमरे में साफ सफाई करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कुछ भी ऑर्डर भी नहीं किया था। लेकिन मैं जब उस कमरे के सामने की जगह साफ कर रहा था तब वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। उस कमरे के अंदर एक लड़का और लड़की थी, तो उस वक्त मैंने उनकी थोड़ी बातचीत सुन ली थी। शायद वो दोनों भाई बहन थे और कह रहे थे कि 12 साल बाद हम अपने माता पिता से मिलेंगे। वो बहुत खुश भी थे और वो भाई कह रहा था कि उसके माता पिता उन्हें स्वीकार करेंगे। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एसीपी अर्जुन और उसकी टीम विधायक प्रिया के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद लोग कहते हैं कि आप अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी अर्जुन सीधे अंदर घुस जाता है। अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर से लगातार वीडियो बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो थोड़ा खुश मिजाज टाइप का बंदा होता है और हमेशा स्टाइल मारते रहता है। अब विधायक प्रिया को लगता है कि ये लोग यहाँ पर कोई शूटिंग करने के लिए आए हैं, गलती से आ गए होंगे। अब अर्जुन वहाँ पर अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पर विधायक की बेटी अर्जुन को देखती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर एसीपी अर्जुन के बहुत रील्स देखती थी। उसकी रील की तो वो दीवानी थी। उसके मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो वो देखती थी। अब वो दौड़कर अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि ये शूटिंग प्लॉट नहीं है, वो शूटिंग करने नहीं आए हैं, बल्कि वो ढोलपेट का नया एसीपी अर्जुन है जो रत्नम के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब अर्जुन विधायक से कहता है कि मुझे पता है रत्नम एक जहरीला पेड़ था और उसे कौन पानी डालता था ये भी मुझे पता है। अब जब वो पेड़ गिर गया है तो उसके पीछे कौन कौन लोग हैं उसे तो मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। इस तरह से अर्जुन उसे धमकी देकर जाने लगता है और साथ ही उसकी बेटी अर्जुन के साथ सेल्फी भी लेती है। अब असल में यहाँ पर अर्जुन को रत्नम के मर्डर के पीछे विधायक का ही हाथ लग रहा था। एसीपी अर्जुन के जाने के बाद विधायक का साला कहता है कि ये कोई आम आदमी नहीं लग रहा, इसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। अब यहाँ इस तरफ एक पुलिस ऑफिसर वेत्री को बताता है कि कमरा नंबर 29 में जो बाल मिला था उसका डीएनए कचरे में मिले हुए सर से मैच हो रहा है। साथ ही वहाँ पर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स का कोई भी मैच क्रिमिनल डाटाबेस में नहीं मिला है और वो सर तो आधा जला हुआ था। अब वेत्री सोचने लगता है कि उस लड़के चिट्ठी के अनुसार वो भाई बहन थे जो 12 साल बाद अपने माता पिता को ढूंढने आए थे। तो वो लोग यहाँ पर आए तो हत्यारे ने उसका सर काटकर कूड़ेदान में डाल दिया होगा। अब वेत्री ऑर्डर देता है कि ढोलपेट के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो सारे निकालो और मिसिंग रिपोर्ट भी निकालो, खासकर 12 साल पहले गायब हुए बच्चों की। उसके बाद एक दाम्पत्य को दिखाया जाता है जो 12 साल पहले गायब हुए अपने बच्चों की फोटो के सामने रो रहे थे। अब उन भाई बहन के साथ क्या हुआ था, उस लड़की संध्या और रत्नम का सर किसने काटा और उस इनबा और शेखर ने जुर्म कबूल क्यों किया, इन सारे सवालों के जवाब हमें पार्ट 2 में मिलेंगे। तो दोस्तों ये इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस सीरीज पर अच्छा रिस्पांस आया तो हम तुरंत ही अगला पार्ट लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग। राधे राधे।